हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, नंबर सिस्टम की हमारी क्लास चल रही है और नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक बातें हमने कर ली थी, जिसमें कि जो आपका नंबर ट्री है वो सारा मैंने आपको करा दिया था। रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, डेसिमल में कैसे आता है, ठीक है, और फ्रैक्शन में कैसे होता है, वो रेशनल इरेशनल, वो सारी बातें हमने कर ली थी। नेचुरल नंबर और आपका होल नंबर हो गया, ट्विंस प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए, प्राइम नंबर हो गए, तो उन सब पे हमने बातें कर ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आई थिंक ये बता दिया था कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट की जाती है, वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ जीरो काउंट होने के लिए या नंबर ऑफ जीरो आने के लिए या कभी भी जीरो आने के लिए 5 और 2 को एक साथ में आना जरूरी होता है। 5 दूनी 10 आपका बनना जरूरी होता है। तो वो भी मैंने आई थिंक आपको बता दिया था, ठीक है। बाकी ये कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। इन पे क्वेश्चन जब आएंगे, जब इन पे क्वेश्चन करेंगे तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। वो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जो हम बात करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, वो भी हमें बात करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके कॉमन फैक्टर होते हैं जिसको मल्टीपल भी बोला जाता है, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एक बार उसको भी देख लो कि वो कैसे निकलते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर, हाँ, कॉमन फैक्टर आपका जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके हैं। एक बार उसको भी समझ लो, ठीक है। और ये पेज है आपका, इस पे हम चलते हैं। कॉमन फैक्टर पे क्या क्या पॉइंट मैंने आपको करा दिया, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये हो गया था, ठीक है। चलिए, अभी हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर क्या बोलता है वो देख लो एक बार, ठीक है। कि अगर a की पावर आपका n है प्लस में b की पावर अगर आपका n है, ठीक है, उस केस में अगर n बराबर आपका क्या है, ओड है, n क्या है आपका, ओड है, तो उस केस में जो इसका कॉमन फैक्टर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। ये छोटा सा आपको याद रखना है। अगर a की पावर n है और b की पावर n है और n क्या है आपका, ओड नंबर है, तो जो पावर है वो आपकी एक विषम संख्या है, तो उस केस में इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका, a प्लस बी होता है। a की पावर अगर आपका n है माइनस b की पावर अगर आपका n है, ठीक है, और n यहाँ पर आपका क्या है, ओड है, ठीक है। n यहाँ पर आपका क्या है, ओड है, तो इस केस में जो इसका कॉमन फैक्टर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, a माइनस आपका b के बराबर होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। a की पावर n है माइनस b की पावर अगर आपका n है, तो उस केस में अगर n आपका ओड है तो कॉमन फैक्टर आपका ये बनता है, ठीक है। अगर a की पावर n है माइनस b की पावर अगर आपका n है और n क्या है आपका, इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो उस केस में इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका a माइनस बी ये भी आपका होता है और आपका a प्लस बी ये भी आपका होता है। तो ये दोनों इसके क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसके कॉमन फैक्टर, a माइनस बी और a प्लस बी आपके दोनों होते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर यहाँ पर इवन आ गया, अगर इवन आ गया तो इवन के केस में दो फैक्टर बनते हैं आपके, ठीक है। ये भी आपका होता है, ये आपका ये, और एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो पहला हो गया a की पावर n प्लस में b की पावर n हो गया। अगर n ओड है तो आपका पॉजिटिव फैक्टर बनेगा। उसके बाद a की पावर n माइनस b की पावर n, n आपका अगर ओड है तो नेगेटिव में ही आपका फैक्टर बनेगा। और a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर आपका इवन है तो इसका जो फैक्टर बनते हैं दो बनते हैं, a प्लस बी और आपका a माइनस बी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये इसके कॉमन फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से आपका आता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो कितने होंगे, ये अगर आपको कभी भी निकालना हो तो कैसे करना है वो देख लो एक बार, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं छोटा सा, वो देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो जो वो संख्या आपको दे रखी है आपको हमेशा उसके क्या करने, प्राइम फैक्टर करने, मतलब उसको आपको प्राइम नंबर से भाग करना शुरू कर देना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है।
तो अगर कभी भी आपको निकालने पड़ गए नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, और वो संख्या कुछ भी है और उसके फैक्टर आ गए, जैसे ए की पावर एक्स आ गया, इनटू में बी की पावर आपका वाई आ गया, इनटू में सी की पावर आपका क्या आ गया, जेड आ गया। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर करने होंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे आपका एक्स प्लस वन इंटू में वाई प्लस वन इंटू में और आपका जेड प्लस आपका वन, ठीक है। तो आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं, ए बी सी बेसिकली आपका क्या है, प्राइम नंबर होंगे। उनकी जो पावर आती है उन पावर में एक एक ऐड करके अगर मैं इनको आपस में गुना कर दूंगा तो क्या आ जाते हैं, आपके नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपके लिए यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, मैंने 72 ले लिया। 72 एक नंबर है और इसका मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको भाग करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, 2 से काटा आपका 36 पे चला गया, फिर 2 से काटूंगा आपका 18 पे चला जाएगा, फिर 2 से काटूंगा आपका 9 पे चला जाएगा, फिर काटूंगा तो आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 2 की पावर आपका 3 आ गया, इनटू में 3 की पावर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ गए, अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ गए तो कैसे करना है, इस 3 में आपको एक ऐड करना है, इनटू में उस 2 में भी आपको एक ऐड करना है। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 4, इनटू आपका क्या हो गया 3। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, आपके 12 आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फैक्टर आपके 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होंगे, कोई भी वैल्यू आपको दे दे, उसके आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर जो हो गए, उनकी जो पावर आएगी उनमें हर एक में आपको एक एक ऐड करके उन सभी को आपस में गुना कर देना है। तो उतने ही आपके नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, उतने ही आपके नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ से सम ऑफ फैक्टर की, अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, सपोज करो मैं इन्हीं का सम ऑफ फैक्टर करना चाहता हूं। तो सम ऑफ फैक्टर तो इन्हीं से होगा जो आपको ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ फैक्टर। तो ये कैसे होगा, जैसे 2 की पावर 3 है तो इसको लिखना शुरू कर देना 2 की पावर जैसे 0, ठीक है, इसमें है आपका, क्योंकि दो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है 1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये है, ठीक है, क्योंकि 1 बन जाता है और 1 से आपका मल्टीप्लाई होता है 1 ही रहता है। तो आपका 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 और प्लस कर देना 2 की पावर आप 3, इनटू में 3 की 2 है तो इसको भी 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो, प्लस 3 की पावर 1 आ गया, प्लस में 3 की पावर आपका 2 आ गया, तो इतना आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 8, 2 की क्यूब 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 आपका 14, 14 और 2 की पावर 1 करने से आपका 15 आ गया, 15 इंटू में यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 9, 9 9 और 3 आपका 12, 12 और 1 आपका 13, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65 का 5 का, 13 एकम 13 और 6 आपका 19। तो इसका मतलब इसके सभी फैक्टर का जो सम आएगा वो आपका 195 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो 0 से लिखना स्टार्ट कर दो और जितनी पावर तक है सबको लिखते हुए चलो, इनको ऐड करो। अगले वाला ये कितने भी फैक्टर क्यों ना हो, जैसे 2 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, कितने भी फैक्टर क्यों ना हो, सभी को इसी तरीके से लिख के जोड़ के और उनको गुना करके अगर मैं करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गए और सम ऑफ फैक्टर हो गए। किन्हीं भी संख्या के अगर जितने भी फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होंगे वो आपको निकालना नंबर ऑफ फैक्टर कहलाता है, और जितने भी फैक्टर बनेंगे उनका जो जोड़ होगा वो आपका सम ऑफ फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर अपने पास हो गए और सम ऑफ फैक्टर अपने पास हो गए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इनकी पावर में अगर सम ऑफ फैक्टर करना है तो इनकी पावर में एक एक ऐड करके गुना करना है। सम ऑफ फैक्टर आ जाए तो बस इतना ही लेना है जितनी इनकी पावर है, 3 है तो आपको 3 ही लेना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इवन फैक्टर पे और ओड फैक्टर पे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि ओड फैक्टर कैसे निकलते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकलते हैं, उन पे भी हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपना सम ऑफ फैक्टर और ये वाले इस कंसेप्ट पे हम यहाँ पर चले, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूं 360 ले लें,
छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं वैसे, ठीक है 360। चलो अगर मैं बात करता हूं यहां से, ठीक है मैं ले लेता हूं 360, 360 के मैं फैक्टर करता हूं तो कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, 2 से करने से आपका 180 आ गया, ठीक है। फिर 2 से करने से 18 दूनी 36 होता है, 90 आ गया, 90 दूनी 180 होता है। फिर 2 से कर दो, 2 से फिर करता हूँ तो आपका यहाँ से 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किससे कर देता हूँ, 3 से कर देता हूँ, 15 थी आपका 45 आ जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा आपका 5 पे, और 5 से आके आपका यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मुझसे कोई यहाँ पर पूछता है, पहला पॉइंट अगर मुझसे कोई पूछता है, NOF लिख देता हूँ, NOF नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, जैसे इसको मैं अगर लिखूं तो कितना होगा आपका, 2 की पावर आपका 1 2 और 3 हो गया, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर आपका क्या हो गया 2 हो गया, और इंटू में 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर की बात करता हूं तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है, पावर 3 है, 3 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस आपका 1 इंटू में 1 प्लस आपका 1, ये आपका इतना हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 4 गुना में आपका 3 और इंटू में आपका 2, 4 3 12 और 2 नहीं आपका 24, तो ये आपका 24 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए आपके, 24 हो गए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, आपने बोला कि सर सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो सम ऑफ फैक्टर वही कंसेप्ट आपको लगाना होगा, सम ऑफ फैक्टर। तो कितना आएगा सम ऑफ फैक्टर, लिख लो, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में आपका 2 की पावर 2 प्लस में आपका 2 की पावर आपका 3, ठीक है, इंटू में 3 की पावर आपका 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस आपका 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर आपका 1, तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, कितना आ गया आपका, ये 1 आ गया प्लस आपका 2 आ गया प्लस आपका 4 प्लस आपका 8 आ गया, ठीक है। ऐसे इसको करने से 1 और आपका 3 और प्लस आपका 9 आ गया, इसी को करने से आपका 5, 5 की पावर 0 1 प्लस आपका 5 आ गया, ठीक है। 8 4 12, 12 और 8 4 12 2 14 और एक आपका 15 इंटू में 9 और 3 12 और एक आपका 13 और इंटू में आपका 6 आ गया, 15 6 आपका 90, 90 इंटू में आपका 13 आ गया, 13 निम में आपका 117, तो 1170 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फैक्टर। अगर कोई मुझसे यहाँ पर ये पूछे कि सर ये बताओ कि इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आएंगे, ठीक है, तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने पड़े ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको निकालने पड़े तो वो कैसे निकालते हैं वो याद रखना। ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए जो यहाँ पर 2 आपको दे रखा होता है ना, 2, क्योंकि 2 आपका क्या है इवन नंबर है, उसमें आपको 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप 2 की पावर में 1 ऐड करोगे तो 2 की पावर 1 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हम 2 की पावर 0 को लेते हैं, और ये कह रहा है कि इवन फैक्टर बताओ, तो 2 की पावर 0 क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है, तो वो आपका इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना 2 की पावर में आपको 1 ऐड नहीं करना है, उसको तो एज इट इज लेना है, बाकी की पावर में 1 1 ऐड कर देना। ये 3 और ये आपका 2, 3 इंटू 3 और इंटू आपका 2, 3 तिया 9 और 9 दूनी आपका 18, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इवन जो फैक्टर हैं वो कितने हैं आपके 18 हैं, और वो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके 24 थे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर की, किसकी बात करता हूँ, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर के केस में आपको हमेशा क्या करना है मेरे भाई, 2 की चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो उनको लेना ही नहीं, आपको उनको लेना ही नहीं, या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने तो 2 की पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इसको भूल जाओ कि आपके इसमें है, क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है और इसने बोला है हमें ओड फैक्टर लेने हैं, तो ये मुझे लेना ही नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या लेना है मुझे, 3 की पावर वाला लेना है और 5 की पावर वाला लेना, तो ये आपका 3 हो गया, और 3 गुना में 2 आपका क्या हो गया 6, तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर हैं वो कितने हैं आपके 6 हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर सम ऑफ इवन फैक्टर करना हो तो ये आपको ऐड नहीं करना है, अगर सम ऑफ ओड फैक्टर आपको करना है तो ये पूरा का पूरा ही आपको नहीं लेना है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है।
कि इवन फैक्टर अगर आपके हैं तो उसमें 2 की पावर जो आपका है उसमें एक्स्ट्रा 1 ऐड नहीं करना है, ठीक है। और ओड फैक्टर अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर आपको निकालना है, जो 2 की पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो उसको इग्नोर करना है, उसको क्वेश्चन में मानना ही नहीं है कि वो हमारे पास है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकलते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे होगा मैंने बता दिया है, सेम कंसेप्ट लगेगा, बस 2 की पावर 0 ऐड नहीं होगी। सम ऑफ ओड फैक्टर कैसे होगा, ये पूरा का पूरा 2 वाली तीन जो 2 है इवन जो नंबर है वो टर्म आपकी पूरी मिसिंग होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, और वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इकाइकांक कैसे निकलता है। रिमाइंडर वाला हम थ्योरम करते हैं वैसे, ठीक है, बट अपने यहाँ इस लेवल का नहीं आएगा, बट फिर भी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा, जो इसकी थ्योरी है, जो कॉमन फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं आपको एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन इस पे भी आगे आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा ये भी, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो सारा खेल क्वेश्चन का होता है भाई, उस पर जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर देखो फिर तो दिक्कत आती है भाई, ठीक है, साफ सीधी बात है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, कह रहा था कि निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच में उपस्थित भिन्न क्या है, डायरेक्ट डिवाइड करना था, और 3/7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया था। लास्ट वाली क्लास देखोगे तो उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अगला है, बोला है कि 264 है उसकी पावर 102 है, और 264 है और उसकी पावर 103 है। ये भी मैंने आपको बता दिया था आई थिंक, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। 4 की पावर अगर आपकी इवन होती है, और 4 की, देखो 4 और 9 इन दोनों के केस में मैंने बताया था पावर का इवन और ओड का खेल। अगर पावर इवन है, जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 ही आता है, तो अगर पावर ओड है तो 4 ही आएगा, अगर पावर इवन है तो आपका 6 आएगा, ठीक है। बोला था मैंने आपका 4 की पावर इवन है तो इकाइकांक आपका कितना आएगा, 6 आएगा, और इसकी पावर ओड है तो कितना आएगा, 4 आएगा, 6 और 4 आपका 10 होगा, तो इकाइकांक कितना आएगा, 0। तो 0 आपके क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको ये नहीं पता है तो पीछे की एक बार क्लास कर लेना, वह मैंने सारा लिख के आपको दिखाया था कि अगर 4 की पावर ओड होती है तो इकाइकांक 4 आता है, अगर 4 की पावर सम होती है, इवन होती है, तो क्या आता है आपका 6 आता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, बोला है 3 क्रमागत, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। आपको पता है हर एक ओड संख्या के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो पहली संख्या है वो कितनी है, आपकी ओड x है, तो दूसरी कितनी आएगी, 2 का गैप देके आएगी, x प्लस आपका 2 हो गया। तो तीसरी कैसे आएगी, फिर 2 का गैप देके, तो x प्लस में आपका 2 और 2 4 हो गया। तो इनका सम आपका कितना हो गया, 3x प्लस आपका 6 हो गया। तो 3x और प्लस 6 आपका किसके बराबर है, 141 के बराबर है, सॉरी 147 के बराबर है। तो 3x आपका कितना आ गया, 141 आ गया। x की वैल्यू 3 चौक 12, 3 सत्ते आपका 21 आ जाएगी। कह रहा है कि 20 वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या x प्लस आपका 2 है, तो 47 और 2 आपका 49 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मुझे लगता है आपको करना चाहिए, और इनके जो आंसर आपको दे रखे हैं वो एक बार मैच कर लेते हैं भाई। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 49, बिल्कुल सही है, 49 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर जो है उनको मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, देखते हैं कि क्या बोला है इसने, ठीक है। हमेशा अगर इसने बोला है प्राकृतिक संख्याएं तो 1-1 का गैप होगा, विषम संख्याएं 2-2 का गैप होगा, सम संख्याएं हो तो भी 2-2 का गैप होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं
जो 3 से क्या है विभाजित होती है का योग 63 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखो, अगर कोई संख्या 3 से भाग होती है तो उनके बीच में 3 3 का गैप होगा। मान लो पहली संख्या 3 है तो अगली 3 और 3 6 होगी, फिर आपकी 6 और 3 9 होगी। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहली संख्या है वो मेरे लिए क्या है, x है, तो फिर 3 3 के गैप पे आनी चाहिए। दूसरी संख्या x प्लस आपका कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो तीसरी संख्या है वो आपका x प्लस में 6 हो जाएगी। यही होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3x और प्लस आपका क्या आ गया, 9 आ गया, और बराबर किसके, आपका 63 के। तो 3x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। मानते हो आप इस बात को? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या 18 और 6 आपकी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो इसका मतलब 24 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, नहीं यार गड़बड़ दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन का आंसर नहीं बोला है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर ईच डिविजिबल बाय 3। ओह शिट, ओड नंबर बोला भाई, ओड नंबर, इसका मतलब 6 नहीं ले सकते हम, ठीक है। इसने ओड बोला हुआ है, हमने सिर्फ 3 का मल्टीपल ले रखा है। इसने बोला है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर ईच डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब अगर पहली संख्या आपकी, इसका मतलब ये है कि अगर पहली संख्या आपकी x है तो दूसरी कितनी होगी। मान लो पहली संख्या आपकी 3 है, तो 3 में क्या जोड़ूं कि आपका ओड आ जाए, 6 और उसके बाद 9। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी कितनी होगी, x प्लस आपकी 6 होगी, ठीक है। तीसरी 9 के बाद कौन सी आएगी, 9 और 3 12 और 3 15, 12 और, ठीक है 6 आ गया ये आपका। तो इसमें मुझे और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 6 ऐड करता हूँ, अगर इसमें 3 और ऐड कर दिया तो नहीं बात बनेगी, ठीक है। दोबारा देखो, मान लो ये 3 है तो ये आपकी 9 हो गई। 9 के बाद कौन हो सकता है आपका, ये 3 है, और उसके बाद मुझे 15 पे जाना पड़ेगा। 15 पे जाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, x प्लस में आपको 12 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका, 3x और प्लस आपका 18, और बराबर कितना हो गया आपका, 63 हो गया। तो 3x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 15, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 15 और प्लस 12 कितनी होगी आपकी, 27। तो 27 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने पहली संख्या x मानी, उसके बाद आपने देखा कि अगर वो x है, उसको मैंने 3 इमेजिन कर लिया, वो 3 है। 3 के बाद कौन सा 3 का वो विषम संख्या है जो 3 से भाग होती है। मैंने जैसे ही 3 जोड़ा 6 आया, 3 आपकी ओड नंबर नहीं है। फिर मैंने 3 जोड़ा 9 आया, तो 9 मेरा ओड संख्या है। तो इसका मतलब x के बाद x प्लस 6 आया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x की बात करता हूँ और मैं यहाँ पर 9 पर पहुंच गया हूँ, तो 9 के बाद कौन सी संख्या है जो आपकी फिर होगी, 9 के बाद 3 ऐड करोगे 12, 12 आपका इवन नंबर है। फिर 3 ऐड करोगे तो इसका मतलब x प्लस 6 में आप फिर 6 जोड़ोगे तब आपका x प्लस 12 बन जाएगा, ठीक है। या फिर ये देखो कि हर 6 के गैप पे आपका क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, ठीक है। जैसे 3 है, फिर 6 जोड़ो 9, फिर 6 जोड़ा 15, फिर 6 जोड़ा 21, फिर 6 जोड़ा 27, फिर 6 जोड़ा आपका, इस तरीके से आपका आ रहा है 33, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे बोला गया कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए, तो 6 के गैप पे ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। तो उस कंडीशन को मेंटेन करके हम चलेंगे। तो ये आपका इतना आ गया, तो ये आपका 27 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 27 होगी भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या को दोगुना करके देखिए, बोला गया कि एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। देखो, मान लें कि वो संख्या n क्या है, आपका x। कह रहा है कि उसको दोगुना करो, मैंने उसको डबल किया, आपका 2x हो गया। कह रहा है कि उसमें 9 जोड़ो, मैंने उसमें 9 भी जोड़ दिया, इतना बन गया, ठीक है। इतना हो गया। फिर कह रहा है कि यदि परिणाम को 3 से गुना करो, इसको मैंने 3 से भी गुना कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि 75 के बराबर होगी, तो ये आपका 75 हो गया, ठीक है। यह आ गया आपका 6x, 3 दूनी 6x, प्लस में 3 निम आपका 27 हो गया, बराबर आपका 75 आ गया। 6x की वैल्यू
ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 4 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं काटता हूँ 8 आ गई, तो x कितना हो गया आपका 8 हो गया। कह रहा है कि वो संख्या बताओ क्या है, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है आपकी 8 है, तो 8 ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ने जो बोला वही किया है। संख्या x है, कह रहा है डबल कर दो, कर दिया। कह रहा है अब 9 जोड़ दो, जोड़ दिया। कह रहा है कि जो अब रिजल्ट आ गया पूरे को 3 से गुना कर दो, कर दिया। कह रहा है 75 के बराबर है। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है आपको बस उसको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संभवित दशमलव संख्या कौन सी होगी, आपको बताना है। 0.012 हो सकती है, या 0.123 हो सकती है, या 0.111 हो सकती है। तो आपसे पूछा कि इनमें से दशमलव की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है 3 अंकों की। ठीक है, पॉसिबल कौन सी, आपसे ये पूछा, ये नहीं पूछा इनमें से कौन सी। कह रहा है कि कौन सी पॉसिबल हो सकती है, वो इनमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने देखा यार ये तो नहीं हो सकती। सबसे छोटी संख्या आपकी 0.001, तो ये सब 3 अंकों की, दशमलव के बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो सकती है 0.001, ये आपकी हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, यही होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों को रिपीट करने से बनाई गई है। बोला था ना मैंने 7, 11, 13, ये वही कंसेप्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। जब भी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करके बनाई जाती है तो वो संख्या हमेशा 7 से भाग होती है, 11 से भाग होती है, 13 से भाग होती है। अगर कोई संख्या 7 से भाग है, 11 से और 13 से भाग है, तो वो संख्या हमेशा उनके एलसीएम से भी भाग होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। तो इसने बोला है कि 6 अंक की संख्या 3 अंकों को रिपीट करके बनाई गई है, तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरीके से किससे भाग होगी, तो किससे भाग हो सकती है। मैंने तो आपको बता रखा है 7 से भी होगी, 11 से भी और 13 से भी। इसने सारी ऑप्शन क्वेश्चन में दे दी, तो इसका मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर कोई ऐसा होगा जो इन सबका एलसीएम होगा। तो जैसे ही मैंने इनको भाग किया, सॉरी गुना किया 7 को 11 को, और मैंने इन 13 को जैसे ही गुना किया तो मैंने देखा ये एक 001 के बराबर आ रही। तो इसका मतलब ये संख्या इससे भाग होगी। इससे भाग होने का मतलब है वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कैसे इसको करना है। मान लो ये आपका जैसे 256 है और ये भी आपका क्या है 256 है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने बोला था आपको इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। 256 इंटू में 1000 और प्लस में अगर 256, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो भी बात एक ही है। ठीक है, इसमें से क्या करो 256 को आप कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, यहाँ तो 1000 बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 256 और इंटू आपका 1001 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसी को तो मैं तोड़ रहा था, इसी को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इसी को 7 गुना 11 और गुना 13 में तोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई संख्या इसके मल्टीपल में आ गई तो वो संख्या इससे भी भाग होगी और इसके फैक्टर से भी भाग होगी। तो इसके फैक्टर 7, 11, 13 ही होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है। तो याद रखना, अगर सिर्फ 7 दे रखा है, अगर चारों ऑप्शन में 7 है तो 7 आंसर होगा। चारों ऑप्शन में से 11 दे रखा है तो 11 आंसर होगा। अगर 13 दे रखा है 13 दे रखा आएगा। अगर चारों ये तीनों साथ में दे रखे हैं तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, इनका एलसीएम होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में लेटेस्ट 2021-22 में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें काफी रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 45 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। ठीक है, देखिए मेरे भाई बहुत सिंपल तरीका है और इसको हम 45 से भाग हो सकते हैं। 45 का मल्टीपल इसके आसपास लेके भी कर सकते हैं, या फिर हाँ आप डिवाइड करके ही करो इसको। ठीक है, इसने बोला है कि वो इससे पूरी तरीके से भाग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैंने आपको भाग के नियम बता ही रखे हैं। इसमें 2 भाग के नियम लग जाएंगे। जैसे आपका 45 है तो 45 अगर आपका है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना में 9 लिख सकता हूँ। तो इस संख्या को 9 और 5 दोनों के भाग का जो नियम है उसको फॉलो करना होगा। लास्ट में 0 भी आनी चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, पहली बात। दूसरी, उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग होगा तो ही वो पूरी संख्या 9 से भाग होगी। ये दोनों जो नियम है आपके भाग के, दोनों को इसको फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है। नहीं तो फिर क्या करना है, 1000 आपको दे रखा है, उठा के इसको भाग कर दो 45 से, ये भी तरीका है। 45 दूनी आपका 90 हो गया, आपका यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। 45 दूनी फिर आपका 90 हो गया, फिर आपका क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जुड़वाना चाह रहा आपसे। अगर घटाना है तो इसको घटा दो और वो पूरी संख्या आपकी भाग हो जाएगी। कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए 45 से पूरी भाग हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है। देखो मेरे भाई, मैंने 1000 को जब इससे 45 से भाग किया ना, तो मुझे पता लग गया कि 10 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब 45 से भाग होने के बाद भी इसमें 10 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो मुझे क्या समझ आया कि इसके पास 10 पहले से एक्स्ट्रा है, इसको मैं ऐसा क्या दे दूं कि ये 45 से भाग हो जाए। तो मैंने देखा 45 से भाग करना है, 10 पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो 45 बनाने के लिए कितने की कमी है, 45 माइनस 10 कर दो। तो आपने बोला सर इसमें 35 की कमी है, तो अगर इसमें मैं 35 जोड़ दूं ना, तो ये पूरा 45 बन जाएगा, और 45 से कम 45 होके ये पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इसमें 35 ऐड करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि ये संख्या पूरी किससे भाग हो जाए, आपकी 45 से भाग हो जाए। तो इस तरीके से आपको करना है। आप ये देख लो कि कितना आपके पास पहले एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो जो एक्स्ट्रा है वो लाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो कि 45 बनाने के लिए कितना और जोड़ना चाहिए। तो आपने देखा सर 35 और जोड़ दो, पूरा 45 बन जाएगा, और 45 से कम 45 होके कट गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हो आप एक स्टेप इसको आगे क्या कर दो, भाग कर दो। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, सपोज करो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक स्टेप जो मैं दूसरा बता रहा हूँ, आप वो भी ले सकते हो क्वेश्चन करने के लिए, उसमें ये नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे आपका 90 आया ना, ये वाला यहाँ तक आपने आया, आप एक काम करो, अगले एक नंबर से इसको भाग दे दो। जैसे मैंने इसको 3 पे भाग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको 2 से ना करके आप 3 से भाग दे दो। जैसे ही 3 से करोगे 45 दिया 135 हो गया। अब डिफरेंस कितने का आ गया, -35 आ गया। इसका मतलब इसको 45 से भाग होने के लिए 35 की कमी है। अगर इसमें मैं 35 जोड़ देता हूं तो ये संख्या आपकी पूरी 45 से भाग हो जाएगी। तो आप अगले एक स्टेप पे लेके जाके भी पता लगा सकते हो, जितना नेगेटिव में वैल्यू आएगी उतना ही आपको इसमें जोड़ने की जरूरत है, और वो जुड़ते ही ये संख्या पूरी आपकी 45 से भाग हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से भाग होती है, तो स्पेशली वो जरूरी है इनमें से किससे भाग होगी। देखो, अगर कोई भी संख्या 13 और 11 दोनों से भाग होती है, तो मैंने अभी बोला था वो संख्या, जैसे पीछे हमने बोला ना 7 से होती है, 11 से होती है, 13 से होती है, तो वो संख्या हमेशा उनके एलसीएम से भी भाग होगी। और उनका एलसीएम, अगर वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर थे, अब किसी से नहीं कटता है, तो एलसीएम क्या होता है, उनकी जो गुना होती है वही एलसीएम आ जाता है। ऐसे ही 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेंगे। तो अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से भाग होती है, तो वो संख्या हमेशा उनके प्रोडक्ट से भी भाग होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 इंटू आपका 13। 11 और 13 का जो गुना है उससे भी वो संख्या आपकी पूरी भाग होगी, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 की पावर 51 है, उसकी पावर 98 है, 21 की पावर 29 है, -106 की पावर 100 है, प्लस 705 की पावर 35 है, -16 की पावर 4 है, प्लस में आपका 259 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे ये बता दो इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था 1, 5 और 6, ये 3 ऐसे डिजिट हैं, इनकी पावर आप 1 से लेकर लाख, करोड़, हजार कुछ कर लो, ये इकाई के अंक पे अपने आप आएंगे, ठीक है। मतलब वो नंबर खुद ही आता है हमेशा इकाई। 1 की पावर कितनी कर लो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 5 की पावर कितनी कर लो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर कितनी कर लो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो 1 है, कितनी भी पावर कर लो 1 आना है, 1 है 1 ही आएगा, 6 है 6 ही आएगा, 5 है 5 ही आएगा, 6 है 6 ही आएगा, 9 है 9 की कुछ पावर नहीं है, तो इकाई का अंक आपका 9 ही है। तो यहाँ से आपका 1 आएगा, प्लस में फिर आपका 1 आएगा, माइनस आपका 6 आएगा, प्लस आपका 5 आएगा, माइन आपका 6 आएगा, और प्लस आपका 9 आएगा, ठीक है। ये इससे कट गया, ठीक है। 5, 6 और एक आपका 7 आ गया, ठीक है। 9 प्लस में क्या आ रहा है आपका 7, 9 और 7 आपका 16 हो गया। तो इसका मतलब इकाई का अंक आपका 6 आ रहा है, सॉरी गड़बड़ आ रही है कुछ,
ठीक है, कुछ ना कुछ एक, अरे यार दोनों ही नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव के नेगेटिव नहीं था, सॉरी, एक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था, दोनों ही नेगेटिव थे, तो हमने ऐसे कैसे काट दिया, मेरे को लगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक आ गया प्लस आपका एक आ गया, माइनस 6 आ गया, प्लस आपका 5 आ गया, माइनस आपका 6 आ गया, प्लस आपका 9 आ गया। ठीक है, 9 10 11, 11 और 5 आपका 16, 16 माइनस 6 और 6 आपका 12 हो गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब इनको सोल्व करने से इकाई का जो आपका अंक आता है वो हमेशा 4 आता है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो 251 लिखा हुआ है, तो ये आपको पता ही है कि इकाई का अंक जो आता है वो आखिरी अंक से आता है। तो पावर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें जो फोकस करना वो इकाई के अंक, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, क्योंकि उसी की पावर से हमें क्या मिलता है, इकाई का अंक मिलता है। बाकी आगे तो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए हमेशा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको सम करना हो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है, मैंने बोला था नंबर ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग करने वाले जो नंबर होते हैं जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, सभी काउंटिंग नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है n बाय आपका 2 होता है। ठीक है, 2a और प्लस आपका n और -1 और इंटू आपका d होता है। d होता है कॉमन डिफरेंस। ये बेसिकली कहाँ पर करना होता है, जहां पर आपका AP बनता है। ठीक है, AP क्या होता है यहाँ पर एक बार देख लो। ठीक है, मान लो कि आपका a है, अगली टर्म आपका a प्लस d, अगली टर्म आपका a प्लस आपका 2d है, अगली टर्म आपका a प्लस आपका क्या है 3d। ठीक है, तो ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लो कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये तो इनका सम करना है, ये इसका सम है। बेसिकली एपी क्या होता है, जब भी जो लगातार संख्याएं आपको दे रखी हैं उनके बीच में जो अंतर होता है वो बराबर होता है। ये घट भी सकती हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, जैसे 6 5 4 3 2 1 भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये एपी में आपको दे रखा हो तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 है, इनके सम करने का एक फॉर्मूला बन जाएगा। बट इसकी कंडीशन क्या है, पहली नेचुरल संख्या से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो डी है वो क्या होता है, इनके बीच में अंतर देखो कितने का है, एक एक का है। जो कॉमन डिफरेंस होता है ना इनके बीच में, यही आपका डी कहलाता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी संख्याएं हैं वो। अगर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो ये आपका क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ये आपका एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपका ये होता है। ठीक है, अगर आपको क्या करना हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको करना हो, इसमें पहले की जरूरत नहीं होती, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर ये आपको करना हो तो कैसे करते हैं मेरे भाई, ये होता है आपका n इंटू में a और प्लस आपका l और बाय आपका क्या होता है 2 होता है। ठीक है, a होता है पहली टर्म, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, a होता है आपका फर्स्ट टर्म, जो आपकी पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, ये आपका AP होता है। और L होता है आपका लास्ट टर्म, ये होता है आपका आखिरी जो टर्म होती है वो होता है। N होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी आपको दे रखी है नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका N होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये कहीं भी लग जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि एक से ही शुरुआत होनी चाहिए, ये कहीं से भी हो जाएगा। तो कभी भी आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर करना हो तो ये फॉर्मूला बेस्ट होता है, n इंटू में a प्लस l बाय आपका 2। ठीक है, और ये होता है आपका सम ऑफ आपका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ या nth टर्म अगर आपको निकालनी हो, nth टर्म अगर आपको निकालनी हो तो वो कैसे निकलती है, a प्लस में n माइनस 1 और इंटू आपका d करते हैं। d आपका कॉमन डिफरेंस होता है, a आपका क्या होता है, पहली टर्म होती है, a होती है आपका फर्स्ट टर्म। तो कभी भी आपको कोई आपसे ये पूछ ले, बताओ 10वीं टर्म क्या होगी, 15वीं टर्म क्या होगी, 20वीं टर्म क्या होगी, 25वीं टर्म क्या होगी, तो अगर वो आपको निकालना है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू आपका d। ठीक है, अगर यहीं से अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी संख्याएं हैं, अगर ये आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म
माइनस आपकी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस आपकी क्या होती है फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जो उन सब के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो डिफरेंस आपको लेना है, कॉमन डिफरेंस ये, और प्लस आपको क्या करना है 1 करना है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो वो होता है आखिरी टर्म में से पहली वाली को माइनस कर दो, उनके बीच में जो अंतर है उससे डिवाइड कर दो, +1 कर दो, वो क्या आ जाता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा सम कैसे करते हैं, ठीक है। एक दो फॉर्मूला और लिख लो अगर आप चाहते हो, ठीक है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहले n नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, n मतलब पहले से शुरुआत होनी चाहिए भाई, n नेचुरल नंबर अगर आपको निकालना हो स्क्वायर कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला होता है आपका n इंटू में n+1, और ये होता है आपका 2n और +1 और डिवाइड बाय क्या होता है आपका 6 होता है, ठीक है भाई। और ये कैस किसका सम है, जैसे आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर, इस तरीके से लास्ट में आपका n का स्क्वायर, ये आपका इस तरीके से निकलता है, ठीक है। डायरेक्ट में आपको 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर वो भी आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, और हो जाएंगे ये आपके, कल उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले में आपको हर क्लास में बताता रहूंगा ताकि आप पे एक तरीके से मतलब इकट्ठा बोझ ना बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन आए, एपी आपको पता लग गया होगा ना, गैप सेम होता है, गैप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो धीरे धीरे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो इस पे हमें फोकस करना, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसने बोला है 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो दो तरीके, एक तो मैं क्या करूं 1 से लेकर 97 तक का सम करूं, और एक मैं करूं 1 से लेकर 74 तक का सम। 1 से लेकर 97 तक के सम में से 1 से लेकर 74 तक का सम माइनस करूं तो मेरा आंसर आ जाए, जो कि लेंथी होगा, मानते हो आप इस बात को। डायरेक्ट हम क्यों ना ये करें, सबसे पहले मैं निकाल देता हूं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, आखिरी टर्म आपकी 97 है, लास्ट माइनस आपका फर्स्ट, डिवाइड बाय प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 होती हैं, कितने का डिफरेंस होता है उनके बीच में 1 का, तो ये 1 हो गया, और प्लस आपका क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका 22 आ गया ना, 7 में से 5 गया 2, 22 और प्लस आपका 1 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आ गई 23 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल टर्म्स आपकी कितनी है 23 है। ऐसे कर लो, या फिर एक काम करो 75 से 97 लेना है तो सीधा 97 में से आप 94 को 74 को माइनस कर दो ना, पीछे की 74 टर्म आप माइनस कर दो, तो 97 माइनस 74 3 आ गया, और ये आपका 23 आ गया। इसका मतलब कितनी टर्म्स है आपकी 23 टर्म्स है, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर +1 इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने 75 माइनस किया है तो 75 भी चला गया उसमें। अगर आप उस 75 को माइनस नहीं कर रहे, उससे एक कम टर्म को माइनस करते हो, तो सीधा आप 74 माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आपको सम निकालना है, तो सम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बोला था, सम होता है आपका n इंटू में a प्लस आपका l, और डिवाइड बाय क्या होता है आपका 2 होता है, तो ये आपका 23 आ गया, इंटू में ये कितना है आपका 97 और 75, 97 और आपका 75 है, 7 और 5 12 हो गया, और ये आपका कितना आ गया 12, 172 आ गया। तो इसको 172 से गुना कर दो, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ से गुना करता हूँ तो क्यों ना इसको मैं पहले 20 से कर दूं, फिर 3 से कर देता हूँ। तो 20 से जैसे ही करूंगा 0 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और एक आपका 3 आ गया। गड़बड़ आ रही है, कुछ गड़बड़ आ रही है भाई, कुछ गड़बड़ आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 23 आ रही है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97, सही है यार, 97 टू आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 23 ही आएंगे। 97 और 75, 7 और 5 12, 9 और 7 16 और 1 17, सही तो है? नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ आई। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सही है यार, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा 2 रह गया ना नीचे, ओ सॉरी 2 रह गया भाई नीचे, 2 रह गया हमारा नीचे, 2 रह गया नीचे, 2 2 2, वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हो गया। 2 आपका 16 हो गया और 2 6 आपका 12, 86 इंटू में 23 करेंगे भाई, 2 तो रह गया हमारा, 86 इंटू में क्या कर दो 20 प्लस में आप 3 कर दो भाई, ठीक है। कितना आ गया 0 और 2 6 12 और 2 6 16 और एक आपका 17 और 3 6 18 और 3 6 24 और एक आपका 25,
ठीक है, 8 आ गया, 7 आ गया, इतना 1978 आ गया। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ डी दिया हुआ, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं भाई, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भी याद रखना, और सम कैसे निकालना है आपको। अगर पहले वाली प्राकृतिक संख्या फर्स्ट नेचुरल नंबर से शुरुआत नहीं की गई हो, तो हमेशा आपको एपी, एपी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, गैप सेम होना चाहिए। सब में दो दो का गैप भी होना हो सकता है, तीन तीन का भी हो सकता है, चार चार का भी हो सकता है, -1 का भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप घटते हुए क्रम में लिखोगे तो वहां कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आएगा, अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेकंड वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके निकाला जाता है, उसी तरीके से तीसरी में से दूसरी को, चौथी में से तीसरी को, मतलब अगले बड़ी वाली में से छोटे वाली को माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का मल्टीपल में। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, अभी भी लेटेस्ट बहुत क्वेश्चन आए हैं कि इसके बीच में जो संख्या 2 से है, 5 से है, बट वो नहीं 7 से है, 5 से है, बट 35 से नहीं। एक ऐसा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था पीछे। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं वो देखेंगे। शुरुआत इसी तरीके से करनी है, क्योंकि हमें पेपर के लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मैं ऐसा डायरेक्ट आपको एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन तो नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अगर करा दिए तो वो कहाँ से जाने वाले। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है 100 और 200 के बीच में, अगर इनके बीच की संख्या मुझे लेनी है तो इसका मतलब मुझे 100 को नहीं लेना है और 200 को भी नहीं लेना है। ठीक है, इनके बीच में मुझे रहना है। इंग्लिश में लिखा होगा बिटवीन और एंड। अगर इंग्लिश में आप कर रहे हो और अगर आपको बिटवीन और एंड दे रखा है तो इसको और इसको नहीं लेते। अगर फ्रॉम और टू लिखा रहता है इंग्लिश में, अगर फ्रॉम और टू लिखा रहता है तो उसको हम जरूर ले लेते हैं, बट अगर बिटवीन और एंड लिखा रहता है तो उन दोनों को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अब देखो 100 और 200 के बीच में 3 से, सबसे पहले ये देखो 3 से सबसे छोटी संख्या जो 100 के बाद डिवाइड हो सकती है वो कौन सी, आपकी 102 है। अगली आपकी 105 है, मतलब 3 3 के गैप पे हो जाएगी। ऐसे ऐसे बढ़ो, आखिरी संख्या कितनी है, 200 तो होगा नहीं, 200 से पहले 199, 9 और 9 10, 18 और 19 नहीं होगा, 9 और 198, 9 और 8 17 और एक आपका 18। 198 एक ऐसी संख्या है जो आखिरी संख्या है जो 3 से भाग हो सकती है, वो आपकी ये। ठीक है, तो देखो गैप कितने का आ गया, 3 3 के गैप पे आएंगे, 3 3 के गैप पे, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 3 3 के गैप पे चलेगी। ठीक है, तो इसने मुझसे क्या पूछा है, सम पूछा है इसका। ठीक है, तो निकाल देता हूं। तो सम निकालने का तरीका क्या है, सम हो जाएगा आपका n इंटू में a प्लस आपका l और डिवाइड बाय आपका 2 होगा। अब बारी आती है यार नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगी, n होगा आपका आखिरी टर्म 198 माइनस पहली टर्म आपका 102 है। डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का, 3 से डिवाइड कर दो, उसके बाद एक ऐड करना है। ठीक है, ये एक इसको डिवाइड करने के बाद करना भाई, पहले मत कर देना। ठीक है, ये इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आपको एक ऐड करना है। ठीक है, 198 में से 2 जाएगा तो आपका 96 आ जाएगा। 96 को 3 से कर दो, कितना आ जाएगा आपका 23, और 23 प्लस आपका 1 कर दो, सॉरी 23 नहीं 32, 23 नहीं 32 आएगा, क्या आएगा 32। ये आपका इतना है ना, तो ये बन जाएगा आपका 32, 3 3 9 और एक आपका 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपकी, 33 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 33 इंटू में 198 और 200 और आपका कितना हो जाएगा 300। 300 बटे में आपको क्या करना है, 2 करना है। इसको काट देता हूँ, 150 पे चला जाएगा। ठीक है, 150 पे गया, 0 आ गया, 15 3 45, 5 आ गया, फिर 3 है आपका 15 3 45 और 4 49, तो इसका मतलब इनका जो सबका सम आएगा 4950 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी पॉइंट है आपको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या को ढूंढना है जो 3 से भाग हो सकती है 100 के बाद, और सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है जो 200 के पास जाके 3 से भाग हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन काफी आएंगे। ये तो सिर्फ 3 की बात कर रहा है, हो सकता है कि 3 और 2 दोनों से बोल दें। 3 और 2 दोनों से अगर होंगी तो इनके एलसीएम 6 से होंगे, फिर 6 से चेक करेंगे। अगर एंड बोला है तो दोनों से होना चाहिए, अगर और बोला है ना, और या मतलब उससे भी हो सकती है और उससे भी हो सकती है, फिर आपको दोनों लेनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 9
इसको क्या करना है, आपको 72 से गुना करना है। तो बता दो कि इसमें कौन सा आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए यार इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पेपर में बैठ के इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसका मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप कोई ऐसा तरीका देखो जिससे क्वेश्चन सेकंडों में हो जाए, ना कि इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने आपको ना भाग के नियम बताए थे कि अगर ये है तो भाग का नियम क्या होता है। तो 72 है आपका, मैंने आपको 72 का नहीं बोला। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था 6 का, 6 को मैंने तोड़ा था 2 तिया 6, तो 2 3 दोनों का फॉलो होना चाहिए था। ठीक है, 12, 12 के केस में 3 चौक 12 था, तो 3 और 4 दोनों के भाग के नियम को फॉलो होना जरूरी था। अब ये 72 है तो क्या लिख सकता हूँ, 8 नियम 72। कितना हो जाएगा, 8 नियम 72। तो इसका मतलब 8 से भाग का नियम भी लगेगा और 9 से भाग का नियम भी लगेगा। ठीक है, अगर 8 से भाग का नियम लगेगा और 9 से भाग का नियम लगेगा तो कोई संख्या अगर इनसे मल्टीप्लाई होती है तो जो भी इनको गुना करने से आएगा वो 8 और 9 दोनों से भाग होना जरूरी है। अब 8 से भाग का नियम बोलता है कि पीछे की तीनों संख्याएं 8 से भाग होनी चाहिए। हो रही है, हो रही है। इसमें हो रही है क्या, 8 एकम 8, ये नहीं हो रही। इसमें हो रही है क्या, 8 एकम 8, 19 8 दूनी 16, ये नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये तो आंसर है। अब देखो ये दो वैल्यूज आ गई और फंस गए इसमें। अब इसमें लगाओ 9 से भाग का नियम। 9 से भाग का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या अगर 9 से भाग होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, उसके सभी अंकों का जो जोड़ है वो भी 9 से भाग होना जरूरी है। तो मैंने इसको जोड़ा, 8 8 8 दूनी 16, 8 24, 32, 40, 48 और कहाँ रह गया, कितने यार ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64 आ रहा है। 64 आपका 9 से भाग नहीं होता है। यहाँ कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, और ये कितना आ रहे हैं आपके, 9 गुना में 8 आपका, ये 72 आ रहे हैं जोड़ने से। अगर इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो इनका सम कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। 72 आपका 9 से भाग होता है ना, होता है। तो इसका मतलब यही वो संख्या है जो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको भाग के नियम लगा के क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि 0.11 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/9 लिख सकता हूँ। तो 0.44 किसके बराबर होगा। जब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको ये दे रखी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉमन ले लूँ। तो इसमें से मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा आपका 0.111, ये बच जाएगा, 4 कॉमन लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है तो 4 गुना में आपका 1/9 हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 4/9। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 4/9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है, 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई है। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती। ठीक है, तो देख लो, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। इसमें हो जाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, एक्स है। ठीक है, और ईच बच्चे को, ईच गेट्स, ईच को कितनी मिलती है, कह रहा है कि जितने बच्चे हैं उनकी संख्या का डबल, मतलब 2x मिलती है। तो एक बच्चे को इतनी टॉफी मिलती है। अगर बच्चों की संख्या को गुना कर दिया जाए एक बच्चे को मिलने वाली टॉफी से, बच्चों की संख्या को एक बच्चे को मिलने वाली टॉफी से गुना कर दिया जाए तो टोटल टॉफी आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलूं एक क्लास में 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को मैंने 5 टॉफी दी है तो टोटल टॉफी कितनी है, तो आप कैसे बोलोगे 10 गुना 5 50 टॉफी। तो वही काम है, बच्चे कितने हैं, एक्स है, और एक बच्चे को टॉफी कितनी मिली है, 2x। तो इसका मतलब टोटल टॉफी कितनी हो गई आपका 2x इंटू आपका x, मतलब इनका गुना। तो 2x का स्क्वायर हो गया और यही किसके बराबर है, 800 के बराबर है। इसको इससे काट देता हूँ, 400 आ गया। तो x का स्क्वायर कितना आ गया आपका 400 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 आ गई। तो इसका मतलब x क्या है, 20 है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है आपका 20 है। तो 20 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है, बेसिक है बिल्कुल, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं। मानोगे नहीं, एसएससी सीजीएल के 2016 मेंस का एक पेपर हुआ था आपका 30 अक्टूबर को, नहीं 30 नवंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, उसमें पैसे ना, इसमें टॉफी ना बोल करके पैसों के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए भाई
आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब रेगुलर आपकी क्लास चलेगी तो आप इनको करते रहिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो टीम को बताइए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर और डेली अपनी क्लास करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।